यानी समाकलन अवकलन के उल्टा है। समाकलन अवकलन के उल्टा है, यहाँ देखिएगा। उसके बाद एक न्यूटन नामक और दूसरा लेबनीज नामक वैज्ञानिक ने न्यूटन के अनुसार समेशन का प्रयोग करते थे। किसके प्रयोग? समेशन का। वो लिखते थे समेशन, जिसका हिंदी होता है योगफल। और लेबनीज ने समेशन का जो अर्थ हुआ योगफल, यानी कि योगफल का मीनिंग समेशन जो हुआ उसके पहले अक्षर से सूचित करते थे, जो आपको ये रहा इंटीग्रेशन। इसको बोलते थे। न्यूटन के अनुसार समेशन को इंटीग्रेशन माना जाता था, और लेबनीज के अनुसार इसको ऐसे, लेबनीज के अनुसार ये चीज इंटीग्रेशन समेशन, लेबनीज ने क्या बोले कि आप जो समेशन रखें उसका पहला अक्षर से ही आप डिनोट करिए, यानी सूचित करिए समाकलन को। तो ये मेरा समाकलन का एस है, आपको एस टाइप जैसा लग रहा है, यहाँ लग रहा होगा आपको एस टाइप, यानी कि ये समाकलन है। ठीक, उसके बाद समेशन वर्ड का पहला अक्षर खींचने से समाकलन का चिन्ह प्राप्त होता है। मैंने ये भी बोला अभी कि समाकलन समेशन का जब पहला अक्षर को खींचेंगे, पहला वर्ड को खींचेंगे, तो समाकलन का चिन्ह प्राप्त होगा। मेरा समाकलन का चिन्ह देखिए यही है। उसके बाद इसमें जब एफ एक्स का डीसी करते हैं तो एफ डैश एक्स आता है। तो मैंने बोला इंटीग्रेशन इधर रेसिप्रोकल ऑफ डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन इधर रेसिप्रोकल ऑफ डिफरेंशिएशन, यानी समाकलन अवकलन के उल्टा है। तो जब एफ एक्स का डीसी एफ डैश एक्स होगा तो एफ डैश एक्स का इंटीग्रेशन एफ एक्स होगा। इसीलिए यानी यहाँ देखिए, आपको मैं समझा दे रहा हूँ कि डी एफ एक्स बटे डी एक्स बराबर बराबर क्या होगा? एफ डैश एक्स। क्या होगा? एफ डैश एक्स। तो जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे एफ डैश एक्स का, तो मेरा एफ एक्स प्राप्त होगा ना? यही चीज, बस इसमें कुछ नहीं करना है, रेसिप्रोकल है यानी उल्टा है। आपको जब डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला याद रहेगा तो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला बन जाएगा, कोई इसमें भार नहीं है। ठीक, तो बस इसमें इतना ही था, और आगे अभी देखते हैं। आप लोग इसे एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि ये चीज़ ना टेलीग्राम पे नहीं जाएगा, आप लोग ले लीजिए। टेलीग्राम पे भी चला जाएगा बट अभी ले लीजिए, आपको आगे काम देगा। बस इसे अगर समझ में नहीं आए तो कमेंट करिएगा, लेकिन इसको अभी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आइए इसमें और आगे देखते हैं क्या होता है। सबसे पहले आप अब हेडिंग दीजिएगा इंटीग्रेशन। हेडिंग दीजिएगा आप इंटीग्रेशन, यानी समाकलन। इसमें आपको मुख्य रूप से इंटीग्रेशन ही पढ़ना है, पूरी तरह से इंटीग्रेशन ही पढ़ना है, इसलिए समाकलन। हेडिंग आप दे देंगे समाकलन, इंटीग्रेशन। अब इंटीग्रेशन में आपको दो प्रकार के इंटीग्रेशन पढ़ने होते हैं, जिसमें पहला इंटीग्रेशन में आपको दो प्रकार के पढ़ने होते हैं, जिसमें पहला क्या बोलता है? इंडेफिनिट इंटीग्रेशन। इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, अनिश्चित समाकलन। क्या होता है? अनिश्चित समाकलन। दूसरा डेफिनिट इंटीग्रेशन, यानी निश्चित, क्या होता है? निश्चित समाकलन, निश्चित समाकलन। ठीक, एक इसमें पढ़ना है इनडेफिनिट इंटीग्रेशन और दूसरा डेफिनिट इंटीग्रेशन, यानी अनिश्चित समाकलन और निश्चित समाकलन। ठीक, उसके बाद पहला बोलता है इंडेफिनिट इंटीग्रेशन।
इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, अनिश्चित समाकलन कहते किसको हैं? ठीक, पहला बोलता है क्या? इंडेफिनिट इंटीग्रेशन यानी अनिश्चित समाकलन कहते किसको हैं? तो बोलता है क्या? अनिश्चित समाकलन के उत्तर अनिश्चित होते हैं। हमने लिखा है इंडेफिनिट इंटीग्रेशन यानी अनिश्चित समाकलन। क्या हुआ? अनिश्चित समाकलन। अनिश्चित समाकलन कहते किसको हैं? ठीक, सबसे पहली बात, किसमें कहते किसको हैं? तो बोलता है अनिश्चित समाकलन के उत्तर अनिश्चित होते हैं। अनिश्चित समाकलन के उत्तर अनिश्चित होते हैं यानी अनिश्चित समाकलन के उत्तर अनिश्चित होते हैं। अनिश्चित समाकलन के उत्तर अनिश्चित होते हैं। ठीक, उसके बाद इसे निश्चित करने के लिए इसे निश्चित करने के लिए कोई एक कांस्टेंट यानी अचर को जोड़ा जाता है। क्या हुआ? अनिश्चित समाकलन कहते किसको हैं? यानी कि अनिश्चित समाकलन के उत्तर अनिश्चित होते हैं यानी कि उसका कोई डिफिनिट वैल्यू नहीं है यानी निश्चित वैल्यू। अनिश्चित समाकलन के उत्तर अनिश्चित होते हैं। इसे निश्चित करने के लिए एक कांस्टेंट यानी अचर को जोड़ते हैं, अचर को ऐड करते हैं। हमने बोला था क्यों ऐड करते हैं? क्योंकि इसे डिफिनिट बनाना है यानी कि इसे निश्चित करने के लिए कांस्टेंट को जोड़ते हैं। एग्जाम्पल में कांस्टेंट कौन कौन है देख लीजिए। जैसे में के सी log a log k ये आपके कांस्टेंट है यानी कि आप जैसे बनाते हैं। ठीक, मान लीजिए एग्जांपल नंबर पहला, कोई क्वेश्चन देखिएगा। मान लेते हैं कि कोई क्वेश्चन आप बनाते हैं। ठीक, जैसे इंटीग्रेशन x² इंटू dx, इसको आप बनाएं। ठीक, इंटीग्रेशन इसका कीजिए। कितना होगा? x की पावर n यानी कि इसका हो जाएगा x की पावर 3/3 प्लस में c। क्यों? तो मैंने पहले बताया अभी कि अनिश्चित समाकलन के उत्तर अनिश्चित होते हैं, ये अनिश्चित है। ठीक, और निश्चित करने के लिए इसे कोई कांस्टेंट को जोड़ा जाता है, इसमें कोई कांस्टेंट को जोड़ा जाता है। ठीक, तो ये अनिश्चित था। अनिश्चित से क्या हुआ? इसे निश्चित करने के लिए इसका वैल्यू जो है वो भी अनिश्चित आया। ठीक, यानी डिफिनिट नहीं हुआ। अब इसको निश्चित करने के लिए हम k जोड़े तो क्या हो गया? डिफिनिट। अब इसमें k जोड़िए, या तो c जोड़िए, log a जोड़िए या log k जोड़िए, ये सब कोई दिक्कत नहीं है। तो जैसे में ये हो गया, कांस्टेंट को जोड़े ये। तो देखिएगा आगे क्या बोलता है। इसमें आगे थोड़ा सा और पढ़ना है। जो देखिएगा, आप लोग आगे हेडिंग दीजिएगा, प्रॉपर्टीज ऑफ इंडेफिनिट इंटीग्रेशन। प्रॉपर्टीज ऑफ इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, अनिश्चित समाकलन के गुणधर्म। अनिश्चित समाकलन के गुणधर्म, यहाँ पे हेडिंग आप दीजिएगा प्रॉपर्टीज ऑफ
indefinite properties of indefinite integration, properties of indefinite integration यानी अनिश्चित समाकलन के गुण धर्म, अनिश्चित समाकलन के गुण धर्म। प्रॉपर्टीज ऑफ इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, प्रॉपर्टीज ऑफ इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, अनिश्चित समाकलन के गुण धर्म। इसमें क्या होता है? अनिश्चित समाकलन के गुण धर्म। सबसे पहले देखिएगा, इसमें बोलेगा इंटीग्रेशन k इंटू डी एक्स, क्या बोलेगा? k इंटू एफ एक्स, सॉरी लिखिएगा यहाँ k इंटू एफ एक्स, k इंटू एफ डैश एक्स लिखेगा, ठीक ना? k इंटू एफ डैश एक्स, क्योंकि अभी बताए थे। और k इंटू एफ डैश एक्स इंटू डी एक्स बराबर आपको ऐसे रहेगा k इंटू एफ डैश एक्स इंटू डी एक्स बराबर। तो आपको अभी बताएं कि k क्या है? k मेरा कांस्टेंट है, यानी कि डिफरेंशिएशन हो या इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन हो या इंटीग्रेशन, कांस्टेंट हमेशा हमेशा बाहर निकाल देता है, ठीक? यानी k को बाहर कर लेंगे, उसके बाद इंटीग्रेशन कर लेंगे किसका? एफ डैश एक्स का टू डी एक्स, बस इतना ही करना है आपको। क्या करना है? इंटू डी एक्स, k को बाहर निकाल के एफ डैश एक्स इंटू डी एक्स, इतना ही करना है। यानी ये मेरा कांस्टेंट था, कांस्टेंट को मैंने बाहर निकाल लिया और एफ डैश एक्स, यानी कांस्टेंट को बाहर किया, एफ डैश एक्स का इंटीग्रेशन कर देंगे, इतना ही करना है। दूसरा देखिए क्या बोलता है, क्या बोलता है? एफ डैश एक्स बटे के, क्या बोलता है? एफ डैश एक्स बटे के, एफ डैश एक्स बटे के, यानी कि इसका गुणांक कुछ नहीं तो 1 है ना, तो 1 क्या होगा? इसका गुणांक कुछ नहीं तो 1 है, इंटू डी एक्स है यहाँ, तो हम 1/k को बाहर निकाल देंगे और एफ डैश एक्स को इंटीग्रेशन कर लेंगे, ठीक? ये आपका दूसरा हो गया। और तीसरा में क्या बोलता है? तीसरा देखिएगा, तीसरा में आपको क्या बोलता है कि इंटीग्रेशन, क्या बोलता है देखिएगा, इंटीग्रेशन एफ एक्स प्लस बी इंटू डी एक्स बराबर, क्या बोलता है? एफ एक्स प्लस बी इंटू डी एक्स प्लस सी इंटू डी एक्स, ठीक? तो हमको क्या करना है? ये एफ है, ये एक्स है, पूरा जो माना एक्स है, ठीक? ये एक्स है, ठीक ना? ये एफ है और ये एक्स है, ठीक? एक्स के ऊपर मेरा क्या है? एक्स प्लस बी। अगर हम इसका इंटीग्रेशन करते हैं, ठीक, तो एफ डैश एक्स का इंटीग्रेशन करते हैं तो क्या आएगा? एफ एक्स, ठीक? तो यहां लिखेंगे एफ एक्स, यानी कि एफ एक्स के पे क्या है? एफ डैश एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? एफ एक्स। एफ एक्स का डीसी क्या होता है? एफ डैश एक्स। तो एफ डैश एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा? एफ एक्स, यानी एफ एक्स के पे मेरा क्या है? एक्स प्लस बी बटे, बटे में क्या लिखेंगे? मैंने बोला था जब डिफरेंशिएशन हो तो एक्स के गुणांक से क्या करते हैं? गुना। और जब इंटीग्रेशन हो यानी इंटीग्रल हो तो एक्स के गुणांक से क्या करते हैं? भाग। यानी यहां देखिएगा एक्स का गुणांक आपको ए नजर आ रहा होगा, यानी कि यहां ए जोड़ देंगे प्लस सी, ये आपको हो गया। एफ क्या होगा? एफ डैश एक्स, यानी एक्स के जगह पे मेरा क्या है? एक्स प्लस बी। तो यहाँ इधर आ जाएगा तो क्या होगा? एफ एक्स, क्या होगा? एफ एक्स। तो एक्स के जगह पे क्या था? एक्स प्लस बी, मैंने एक्स प्लस बी रखा। और बोलते हैं क्या कि एक्स के गुणांक से गुना होता है। डिफरेंशिएशन में, इंटीग्रेशन में भाग होता है, तो हम इंटीग्रेशन में हैं इसलिए इसमें भाग दे दिए, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिएगा चौथा नंबर क्या कहता है। चौथा नंबर इसमें बोलता है इंटीग्रेशन एफ डैश एक्स प्लस जी डैश एक्स
प्लस आर डैश एक्स इंटू डी एक्स, सब एक्स के सापेक्ष है। ये भी देखिए आपको मैं बता रहा हूँ, ये एक्स के सापेक्ष है, ये भी एक्स है, ये भी एक्स है। एक्स के यहाँ पे कितना है, एक्स में है ना, ये एक्स में है ना, तो एक्स के सापेक्ष इसको भी किए, सब एक्स के सापेक्ष, यानी कि इंटीग्रल करना है किसके सापेक्ष, एक्स के। यहाँ भी एक्स है, एक्स है, एक्स है, यानी एक्स के सापेक्ष है। ठीक, अब इसको क्या बोलता है कि इसको आप जब भी इंटीग्रेट करिए, जब भी आप इसको इंटीग्रेशन करिए या इंटीग्रल्स करिए, ठीक, इंटीग्रेट करिए, तो आपको ना सबसे पहली बात कि आपको ये बहुत ही अलग अलग है, ठीक, यानी कि ये इतना बड़ा है, इसका इंटीग्रेट करना बहुत ही मुश्किल है। तो हम क्या करेंगे कि सबको अलग अलग कर लेंगे। जैसे देखिए एफ डैश एक्स को अलग कर लेंगे इंटू डी एक्स, प्लस जी डैश एक्स को अलग कर लेंगे इंटू डी एक्स, प्लस आर डैश एक्स को अलग कर लेंगे डी एक्स। ये चीज़ अब करना आसान हो जाएगा कुछ भी। जैसे देखो कोई मानते हैं क्वेश्चन, एग्जाम्पल है, इसी पे एग्जाम्पल देते हैं। पहला एग्जाम्पल क्या है देखिएगा, बोलेगा इंटीग्रेशन 2x प्लस 3x प्लस 4x dx, ये आपका हो गया। तो इसमें जब इंटीग्रेट करेंगे ना तो 2 कांस्टेंट यानी बाहर x का कर लेंगे इंटू डी एक्स, प्लस 3 कांस्टेंट है बाहर x का कर लेंगे, x का कर लेंगे इंटू डी एक्स, प्लस 4 कांस्टेंट है बाहर और ये x का कर लेंगे, ठीक, इंटू डी एक्स, यानी कि 2 इंटू एक्स स्क्वायर बटे 2, एक्स स्क्वायर का कितना है, एक्स स्क्वायर बटे 2, प्लस 3 इंटू एक्स क्यूब, 3 इंटू एक्स स्क्वायर बटे 2, प्लस 4 इंटू एक्स स्क्वायर बटे 2। ये आपका इस तरीके से इसका सोल्यूशन करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा और ये हो जाएगा 2, यानी कि यहाँ 2 मेरा आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस कितना है, ये भाग में ऊपर जाएगा तो गुना हो जाएगा, यानी 3 दूना 6, या तो ऐसे ही रहने दें, फिर एक्स स्क्वायर बटे 2 प्लस 2x स्क्वायर, ये आपका आंसर हो गया। ठीक, यानी कि ऐसे इंटीग्रेट करना है। यहाँ सब एक साथ है तो हम अलग अलग कर लेंगे, उसके बाद इंटीग्रेट कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए आपको इस जगह शायद परेशानी हो रही होगी, इस जगह के बताते हैं क्या बात है। इस जगह में सबसे पहले क्या करना है, इस जगह के लिए दूसरे नंबर के लिए इंटीग्रेशन एफ प्लस एक्स बटा के, यानी कि यहाँ देखिए क्या करना है, इंटीग्रेशन 1/2 क्या करना है 1/2x, ठीक ना, इंटू डी एक्स। इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे तो मेरा 1/2, इसका 1/2 है ना, 1/2 को बाहर कर लेंगे और इंटीग्रेशन कर लेंगे x, 1/2 को बाहर कर लेंगे और इंटीग्रेशन कर लेंगे x इंटू डी एक्स। 1/2 आ गया, x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बटे 2 यानी एक्स स्क्वायर बटे 4, ये मेरा आंसर हो गया। ठीक, तो इतना आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद आगे और भी बताते हैं आपको। आइए आप लोग अब आगे स्टार देकर थोड़ा सा बात लिखिएगा, जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, यानी देखिएगा स्टार देकर लिखिएगा, इंटीग्रेशन एफ एक्स इंटू डी एक्स, एफ एक्स इंटू डी एक्स। ठीक, तो यहां लिखना है क्या, एफ एक्स का एक्स के सापेक्ष समाकलन किसके सापेक्ष, एफ एक्स का किसके सापेक्ष हो रहा है, एक्स का सापेक्ष, यानी कि ये जो एफ एक्स है उसके सापेक्ष किसके, यानी एक्स के सापेक्ष हो रहा है। अब देखना है क्या, अगला स्टार, इंटीग्रेशन एफ वाई इंटू डी वाई बराबर
एफ वाई का वाई के सापेक्ष समाकलन, एफ वाई का वाई के सापेक्ष समाकलन। अब देखिएगा, इंटीग्रेशन एफ जेड और डी जेड, यानी कि एफ जेड का जेड के सापेक्ष समाकलन, एफ जेड का जेड के सापेक्ष समाकलन। एक और देखिएगा, इंटीग्रेशन एफ थीटा और डी थीटा बराबर एफ थीटा का थीटा के सापेक्ष समाकलन, क्या एफ थीटा का थीटा के सापेक्ष समाकलन। हो गया, इतना ही पढ़ना है। अब देखिए, आपको सबसे पहली बात मैं समझा दूं कि देखिएगा यहाँ क्या बोलता है, देखना है कि एफ इंटीग्रेशन एफ एक्स इंटू डी एक्स, इंटीग्रेशन एफ एक्स इंटू डी एक्स, यानी कि एफ एक्स का एक्स के सापेक्ष समाकलन, एफ एक्स का एक्स के सापेक्ष समाकलन, एफ एक्स का एक्स के सापेक्ष समाकलन है कि नहीं, एफ एक्स का एक्स के सापेक्ष समाकलन, बाई एफ वाई का बाई के सापेक्ष समाकलन, जेड एफ जेड का जेड के सापेक्ष समाकलन, एफ थीटा का थीटा का सापेक्ष समाकलन, थीटा के सापेक्ष समाकलन। ठीक, ये सब आप नोट कर लीजिएगा। अब देखिए, इसमें आपको इंटीग्रेशन बनाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि आपको याद होना चाहिए, आपको याद जरूरी होना चाहिए। इसीलिए आप अब हेडिंग दे देंगे मेरे अनुसार नहीं, अकॉर्डिंग टू इंटीग्रेशन के अनुसार। ठीक, तो यहाँ लिखिएगा फॉर्मूले ऑफ इंटीग्रेशन, यानी समाकलन के